अभी टाटा पंच, अल्ट्रोज, हैरियर, सफारी, टियागो और टिगोर को इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं। पर इनमें से जो सबसे पुरानी गाड़ी है वो है टिगोर, और इस कार को आए हुए सिर्फ 6 ही साल हुए हैं। और यही नहीं, टाटा का कोई भी करंट मॉडल अपनी पुरानी कार्स के नाम को कैरी नहीं करता है, जैसे इंडिका और सुमो, एक्सेप्ट सफारी। और उसका रीजन ये है कि टाटा हेक्सा, बोल्ट, जेस्ट को इसे और इन सभी कार्स को मिला के अब तक 18 कार मॉडल्स को इंडियन मार्केट में बंद कर चुके हैं। देखा जाए तो कई कंपनीज अपने मॉडल्स की परफॉर्मेंस के खराब होने पर या तो उनको बंद कर देती हैं या उनका एक बहुत ही तगड़ा अपडेट लेकर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिंद्रा अब तक अपने 10 कार मॉडल्स को बंद कर चुके हैं, होंडा N9 और होंडा 6। पर टाटा और उनकी कंडीशन में एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर मैं इन्हें महिंद्रा से कंपेयर करूं तो महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार और एक्सयूवी जैसे 10 से 20 साल पहले लॉन्च हुई कार्स भी हैं, जिन्हें महिंद्रा आज तक सेम लुक्स के साथ और पुराने नामों के साथ ही बेच रहे हैं। पर अगर मैं टाटा की बात करूं तो उनके पास सिर्फ सफारी है जो पुराने नाम को कैरी करती है, और देखा जाए तो वो भी अपना ट्रू बच एसयूवी वाला स्टेटमेंट कैरी नहीं करती है। टाटा की ये प्रैक्टिस काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि एक तरफ ऑटो इंडस्ट्री में कार मॉडल्स ही अपने आप में एक ब्रांड होते हैं, और जहां होंडा जैसी कंपनी अपनी सिडान को पिछले 24 साल से सिटी के नाम से बेचती आ रही है, टाटा ने अपनी नई छोटी हैचबैक का नाम इंडिका रखने के बजाय टियागो रख दिया। तो टाटा मोटर्स ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? टाटा मोटर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके टर्न अराउंड के लिए यही एक तरीका था। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि ये कोई टाटा ग्रुप की एवरेज इंस्पिरेशनल स्टोरी वीडियो नहीं है, बल्कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो क्या गलतियां थी जिसकी वजह से टाटा मोटर्स अपनी पुरानी आइडेंटिटी से पीछे छुड़ाने के लिए अपनी पुरानी कार्स के नाम को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। कैसे टाटा मोटर्स को अपनी आरिया जैसी कार को बंद करना पड़ा जो यूरो एनकैप स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई थी, और कैसे टाटा अपने इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी वाले प्रोडक्ट लाए, और कैसे बहुत ही तगड़ी सेफ्टी वाली कार्स लेकर आए जिसकी वजह से उनका टर्न अराउंड हुआ, और इसकी वजह से आज उनकी नेक्सॉन ऑल्टो ऐसी सस्ती गाड़ियों से भी ज्यादा बिक रही है। टाटा ने अर्ली 90s में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री ली, और उन्होंने सबसे पहली कार 91 में लॉन्च करी सियरा के नाम से, जो मर्सिडीज के T2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। और फिर टाटा ने 91 से 98 के बीच में अपनी 5 पैसेंजर कार्स और लॉन्च करी, जो सारी की सारी सेगमेंट क्रिएटर थी इंडिया के अंदर। जैसे टाटा इंडिका इंडिया की सबसे पहली डीजल हैचबैक थी, सफारी पहली ट्रू एसयूवी थी, सुमो फर्स्ट एमपीवी थी, और एस्टेट इंडिया की सबसे पहली एस्टेट कार थी। सेगमेंट बिल्डर होने की वजह से और प्रोडक्ट्स को थॉटफुली लॉन्च करने की वजह से टाटा के इन सारे ही प्रोडक्ट्स को इनिशियली अच्छा ट्रैक्शन मिला। पर सुमो, इंडिका और सफारी की जो सक्सेस थी वो अनमैच्ड थी, और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सुमो 1994 में लॉन्च हुई थी, पर 1997 तक ही टाटा ने अपनी 1 लाख सुमोस बेच दी थी इंडिया के अंदर। इसी तरह 1998 में आई सफारी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। शुरुआत में ये दोनों ही गाड़ियाँ पर्जो के 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती थी, पर जो टाटा की सबसे बड़ी सक्सेस थी वो थी उनकी इंडिका। इंडिका इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस कार थी। बेशक ये कार इटालियन फर्म और टाटा द्वारा जॉइंटली डिजाइन की गई थी, पर इसमें दोनों जो पेट्रोल और डीजल इंजन आते थे वो टाटा ने ही बनाए थे इंडिया के अंदर। इंडिका टाटा के लिए बहुत ही तगड़ी सक्सेस लेकर आई। लॉन्च में 1 हफ्ते में ही कार की 1,15,000 बुकिंग हो गई थी। अब ये जो बुकिंग नंबर है ये उस टाइम के लिए ही नहीं, आज भी बहुत बड़ा है। अगर हम इसे कुछ साल पहले लॉन्च हुई महिंद्रा थार के बुकिंग नंबर से कंपेयर करें तो उसकी सिर्फ 20,000 बुकिंग्स हुई थी, वो भी महीने भर में। इसके अलावा टाटा इंडिका की 2005-06 तक 1 लाख यूनिट्स भी बिक जाया करती थी। लेकिन टाटा मोटर्स से कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से उनका जहां पे मार्केट शेयर 2010-11 में 13 से 14% का हुआ करता था, वो 2016 में गिर के 4.5% के आसपास का रह गया। तो चलिए समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। टाटा ने शुरुआत के 7 सालों में तो बहुत इनोवेशन करे और बहुत सारी सेगमेंट फर्स्ट कार्स भी लॉन्च करी, लेकिन इंडिका के लॉन्च से 2008 तक यानी कि 10 साल तक टाटा ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करा। हाँ, उन्होंने इंडिको और इंडिको मरीना तो लॉन्च करी, लेकिन ये दोनों ही गाड़ियां टाटा इंडिका पर बेस्ड थी और उनका लुक और फील सब कुछ टाटा इंडिका जैसे ही था। पर जो दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि जो टाटा ने खुद से डेवलप करके इंजन्स इंडिका के अंदर डाले थे, उनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस कंपटीशन में मिलने वाली गाड़ियों से खराब थी। और इससे बड़ी दिक्कत ये थी कि टाटा के डिजाइन अब पुराने फील होने लगे थे और कंपैरिजन में मिलने वाली गाड़ियां काफी अच्छी लगती थी। लेकिन टाटा इंडिका और इंडिगो के पास कंपटीशन में मिलने वाली गाड़ियों के मुकाबले एक एडवांटेज थी कि वो सस्ती थी उनसे, इसीलिए कमर्शियल पर्पस के लिए वो ज़्यादा यूज़ होने लगी। लेकिन प्राइवेट ओनर इन्हें लेना उतना पसंद नहीं कर रहे थे और इसीलिए टाटा ने इंडिका को कमर्शियल मार्केट में कंटिन्यू रखते हुए 2008 में ये 4 नई गाड़ियाँ भी लॉन्च कर दी। अब नैनो के बारे में तो हम जानते हैं कि वो ज़्यादा क्यों नहीं चल पाई, लेकिन अगर मैं इंडिका, विस्टा और मांजा की बात करूं तो इस बार टाटा ने इन दोनों ही गाड़ियों को बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे बनाया था और इस बार टाटा ने खुद के बनाए हुए इंजन को डिच करते हुए फिएट सोर्स्ड पेट्रोल और डीजल इंजन का इस्तेमाल किया था इनके अंदर। टाटा विस्टा, स्विफ्ट और i10 जैसी कार्स के अगेंस्ट लॉन्च हुई थी और मांजा SX4 और वर्ना जैसी कार्स के लिए। लेकिन देखने में ये आया कि विस्टा और मांजा दोनों ही अपने कंपटीशन में मिलने वाली गाड़ियों से हमेशा पीछे ही रहती थी और इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है इनका डिजाइन। टाटा इंडिका के डिजाइन का चार्म मिड 2000s में ही फेड हो चुका था कंपटीशन की वजह से।
लेकिन तब भी जब टाटा ने विस्टा को लॉन्च किया वो इंडिका से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबलेंस रखती थी। इंडिका जो अपने डिज़ाइन की वजह से लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, उनकी सफारी अपने डिज़ाइन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से ही ज़्यादा बिकती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कंपटीशन में मिलने वाली स्कॉर्पियो बिका करती थी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था सफारी के रिलायबिलिटी इशूज़। सफारी के इंजन में हमेशा ही दिक्कत रहा करती थी, वहीं महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो काफ़ी हद तक मेंटेनेंस फ्री गाड़ियाँ थीं। हाँ, सूमो में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाटा की सूमो ज़्यादातर फ्लीट ओनर्स और टैक्सी ड्राइवर्स ही खरीदा करते थे, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल बेयर बोन थी और टाटा ने बनाया भी इसी पर्पज़ के लिए था इसे। अपनी इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए टाटा ने एक अप मार्केट एमपीवी इंडियन मार्केट में लॉन्च करी, जिसका नाम था आर्या। इसका डिज़ाइन, इंजन, इंटीरियर सब अच्छे थे, पर इससे भी अच्छी बात ये थी कि 2010 में भी टाटा ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करी थी जो यूरो एनकैप के स्टैंडर्ड्स को मीट करती थी। इस कार में उस टाइम पर भी 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाया करते थे। पर फिर भी जहां एक तरफ टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कार्स की 3 से 5 हज़ार यूनिट्स बिक रही थी पर मंथ, वही टाटा आर्या की 200 से 300 यूनिट ही बिक पा रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कार कंपटीशन में मिलने वाली गाड़ियों से महंगी थी। उस टाइम के एक्सपर्ट्स का मानना था कि टाटा की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए कोई भी इंसान 15 से 16 लाख रुपए नहीं देना चाहता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स में ऑर्डर दिए गए कि अब उन्हें ऐसी कार डिजाइन करनी है जो टाटा जैसी दिखती ही ना हो, यानी कि अब वो अपनी आइडेंटिटी से दूर भागना चाहते थे। लेट कार्ल स्लाइम जो टाटा मोटर्स के CEO थे, उन्होंने 2011 में 9 देशों में से 170 इंजीनियर्स की टीम इकट्ठा करी ताकि वो अपनी आने वाली बोल्ट और जेस्ट को टाटा की उम्मीदों के हिसाब से बना सकें। टाटा के उस टाइम के डिजाइन हेड प्रताप बोस ने बताया कि वो इन कार्स के अंदर ये फील तो रखना चाहते थे कि वो एक टाटा का ही प्रोडक्ट है, पर इसकी स्टाइलिंग उन्होंने ऐसी की कि अगर कोई भी नन टाटा बायर इसे देखे तो उसे ये पसंद आ जाए। पर इस बार भी टाटा के साथ वही हुआ जो उनके साथ होता आ रहा था। अभी भी ये कार इंडिका और इंडिगो से इंस्पायर्ड ही लगती थी और थोड़ी डिस्प्रपोर्शनेट भी। अब ये सारी कहानी सुनकर हमें एक बात तो समझ में आती है कि टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट इसलिए नहीं चले क्योंकि उनके ज़्यादातर गाड़ियों के डिज़ाइन लोगों को पसंद नहीं आए, एक्सेप्ट 1 और 2। दूसरी बात ये थी कि टाटा मोटर्स अपनी प्रीमियम कार जैसे सफारी में रिलायबिलिटी देने में नाकामयाब रहे थे। और तीसरा, इन दोनों ही बातों की वजह से टाटा की इमेज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी कि लोगों ने टाटा को कंसीडर करना ही बंद कर दिया था गाड़ी लेते टाइम। और इसीलिए 2016 आते आते टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर सिर्फ 4.5% के आसपास रह गया था। खैर, अब ये तो हम सभी जानते हैं कि टाटा आज की डेट पर उस पोजीशन पर नहीं है जहां पर वो पहले थे। टाटा की ब्रांड वैल्यू आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज वो इंडिया के 3rd बिगेस्ट ऑटो मेकर हैं। 2016 में जब टाटा मोटर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही थी, उसी साल उनके नए CEO गंटर बच्चे की एंट्री हुई और उन्होंने कंपनी को पूरा का पूरा टर्न अराउंड करके रख दिया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकर माना जाता है और उन्होंने टाटा मोटर्स से पहले एयरबस और डायमलर की परफॉर्मेंस को भी सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। उनके आते ही टाटा मोटर्स में इम्पैक्ट डिज़ाइन फिलॉसफी इंट्रोड्यूस हुई, जिससे निकलने वाली गाड़ियाँ थी टियागो, टिगोर और नेक्सॉन, जो बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोपोर्शनड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी इन गाड़ियों के मुकाबले। टाटा ने कार्स के इंटीरियर्स पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और अब ये कार मार्केट में मिलने वाली ज़्यादातर गाड़ियों से अप मार्केट फील होने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने टाटा के पुरानी गाड़ियों में मिलने वाले 4 सिलेंडर इंजन को पूरी तरीके से डिच कर दिया और नए 3 सिलेंडर इंजन को यूज़ करना स्टार्ट करा ताकि इनकी गाड़ियों को और भी ज़्यादा माइलेज मिल सके। टाटा की कार्स के एस्थेटिक्स सुधर रहे थे और उनकी कार्स अब और भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल होने लगी थी। पर क्या इतना सब काफ़ी था उन ब्रांड से लड़ने के लिए जो पिछले 10-15 सालों से ये सारी ही चीज़ें अपनी गाड़ियों में देते हुए आ रहे थे? मेरे ख्याल में तो नहीं। टाटा के पास एक ऐसी एडवांटेज थी जो किसी भी ब्रांड के पास नहीं थी और वो थी उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बिल्ट। टाटा के चीफ टेक्निकल ऑफिसर राजेंद्र पेटकर जी ने फोर्ब्स को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि ऐसा नहीं है कि टाटा के स्ट्रक्चर्स में अभी कोई चेंजेस किए गए हैं, बल्कि वो ऐसा फर्स्ट जनरेशन इंडिका के टाइम से ही करते आ रहे हैं क्योंकि टाटा ने 1997 में ही क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर दिया था। टाटा मोटर्स ने अपनी आर्या को यूरो एनकैप के हिसाब से बनाया था, वो भी 2011 में। 2016 में टाटा मोटर्स की बोल्ट 4 स्टार लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब भी उनकी गाड़ियाँ उस टाइम पर इसलिए नहीं चली क्योंकि लोगों को कार के अंदर सेफ्टी से लेना देना था ही नहीं और लोग इतने अवेयर थे भी नहीं इस बारे में। इसीलिए टाटा ने अपनी इम्पैक्ट डिज़ाइन से निकलने वाली गाड़ियों को वॉलंटियरली ग्लोबल एनकैप में भेजना चालू किया और एक के बाद एक उनकी सारी गाड़ियाँ कॉन्स्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती चली गई ग्लोबल एनकैप के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि इस बात से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है कि टाटा की कोई कार सस्ती है या महंगी, उनकी सारी ही कार्स अच्छी सेफ्टी देती हैं। और देखा जाए तो उनकी सबसे सेफ कार पंच है, जिसके ऊपर टाटा एल्ट्रोज, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी आती हैं। इन सभी बातों के चलते टाटा को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया जाने लगा और टाटा को सेफेस्ट कार मैन्युफैक्चरर का टैग भी मिल गया। इस लगातार सेफ कार बनाने की कोशिश के चलते टाटा मोटर्स ने मार्केट के डायनामिक्स को ही बदल के रख दिया। एक सर्वे जिसमें 2,70,000 लोग इन्वॉल्व किए गए थे, उसमें पता लगा कि इंडियन सब 30,000 रुपये तक ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं एक सेफ कार के लिए। और 75% लोगों ने ये बोला कि वो अपनी अगली गाड़ी 4 या 5 स्टार रेटिंग वाली ही लेना चाहेंगे। टाटा नेक्सॉन जैसी 5 स्टार रेटिंग वाली कार अब सेकंड मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है और टॉप पे रहने वाली ऑल्टो जैसी सस्ती कार भी अब पीछे होने लगी हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक एंड शेयर एज वेल। थैंक यू।